अम्मी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। आप ऐसा करें कि अब्दुल्ला के साथ चली जाएँ या फिर अकेले ही चली जाएँ। अभी मैंने अपनी पढ़ाई भी करनी है और ऊपर से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। दोपहर का वक़्त था, मैं अपने कमरे में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अम्मी मेरे कमरे में आईं और कहने लगी कि मैं उन्हें पड़ोसियों के घर दावत पे ले जाऊँ। बेटा माज़ 10 मिनट का तो टाइम लगेगा, तुम बाइक पे मुझे छोड़ आओ, मेरे अपने घुटनों में दर्द ना होता तो मैं पैदल भी चली जाती। यहीं अमीन साहब के घर तक तो जाना है। वो जिनके बेटे की शादी पिछले माह हुई थी, वही अपने घर में मीलाद करवा रहे हैं। अम्मी ने मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी थीं। जैसे ही अम्मी ने अमीन साहब के घर का जिक्र किया तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने उस लड़की को शादी पे सिर्फ एक ही मर्तबा देखा था। वो वाकई में बहुत ज़्यादा हसीन थी। उस वक्त ही मेरा उस पे दिल आ गया था, लेकिन आज तक मैं उसे दोबारा नहीं देख पाया था। शायद वो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि क्यों ना मैं अम्मी को छोड़ के आऊं और उसी बहाने उस लड़की को भी देख आऊं जिस पे मैं दिल हार गया था। वो अपनी बारात के दिन इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दिल चाह रहा था कि उसे उठा के कहीं दूर भाग जाऊं। ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं आपको ले जाऊंगा। बता दें कितना वक्त लगेगा। मैं अब दबे लफ्ज़ों में अम्मी से ये उगलवाना चाह रहा था कि क्या मैं भी मिलाद में शामिल हो सकता हूँ। मेरी बात सुन के अम्मी कहने लगी, बेटा ज़्यादा टाइम नहीं, बस तुम आधे घंटे में तैयार हो जाओ। उन्होंने औरतों और मर्दों के मिलाद का अलहदा-अलहदा इंतज़ाम करवाया है। मैंने तो तुम दोनों को इसलिए नहीं कहा था। मैंने सोचा कि तुम लोग नहीं जाओगे। अब तुम मेरे साथ जा रहे हो तो फिर मुझे लेके ही वापस आना। अम्मी ने मेरे मतलब की बात की तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं तो मर्द हूँ, तो फिर मर्दों वाली साइड पे बैठूंगा। और अगर वो मुझे दिखाई न दी तो मेरे जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन अब मैं जाके उसका दीदार करना चाहता था। अम्मी ये कहने के बाद मेरे कमरे से बाहर चली गई थीं और मैं जो पहले मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, मोबाइल एक तरफ फेंक कर अलमारी के सामने खड़ा हो गया। मैं अब अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि कौन से कपड़े पहनूं और कौन से रहने दूं। 3-4 दिन पहले मेरे 3 सूट एक साथ सिल के आए थे। वो तीनों ही बड़े अच्छे थे। उन्हीं में से मैंने एक को सिलेक्ट करना था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कौन से को सिलेक्ट करूं। और फिर आखिरकार मैंने ब्लैक कलर के ड्रेस को सिलेक्ट किया और उसे अलमारी से बाहर निकाल लिया। वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक तो कपड़ा भी बड़ा अच्छा था, रंग तो मेरा पसंदीदा था और सब लोग यही कहते थे कि मास, तुम पे काला रंग बड़ा ही सूट करता है। इसीलिए हमेशा हर सीज़न पे मैं एक काले रंग का सूट ज़रूर लेता था। आज भी मैं वही काले रंग का सूट पहनने वाला था। मैंने सूट निकाला और प्रेस करने लगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही अलमारी में तय लगा के रख दिए थे। मैं अपने छोटे मोटे काम खुद ही करता था। अब्दुल्ला मेरा छोटा भाई था। अम्मी अब बूढ़ी हो चुकी थीं, इसलिए उन्हें ज़्यादा काम नहीं कहते थे। और इतनी हैसियत थी नहीं कि कोई नौकरानी रख लेते। हम कोई गरीब नहीं थे, लेकिन अमीर भी नहीं थे। अब्दुल्ला और मैं अपने काम खुद करते थे, इसलिए अम्मी को ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। वो बस खाना वगैरह बनाती थी। हम अपने कमरों को भी हल्का फुल्का साफ कर लिया करते थे। मैं अब अपने कपड़े प्रेस करने लगा। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अभी मैं कपड़े प्रेस कर ही रहा था कि वहीं पर अब्दुल्ला आ गया और मेरे चेहरे पर आई मुस्कुराहट देखकर 100 एतराज़ात करने लगा। भले वो मुझसे छोटा था, मगर हर बात की खबर रखता था। और अब वो मुझसे पूछ रहा था कि आपको कौन सी खुशियाँ चढ़ी हुई हैं। उसकी बात सुन के मेरी मज़ीद हंसी निकल गई। अब्दुल्ला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो वैसे ही अपना काम कर रहा हूँ। मैं अम्मी के साथ यहीं पड़ोसियों के मीलाद में जा रहा हूँ, तो इसीलिए कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। मैंने कहा तो अब्दुल्ला अजीब नज़रों से मेरे चेहरे को देखने लगा। उसकी आंखों से मुझे अजीब लग रहा था और मेरे चेहरे पर आई मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होती जा रही थी। माज़, वैसे एक बात तो बताओ, मिलाद में जाने की इतनी खुशी है या कोई और बात है? वो अब बाल की खाल निकालने लगा था, इसलिए मैंने उसे डांट के अपने कमरे से भगा दिया। वो मुझसे छोटा था, इसलिए कभी कभार बात मान लिया करता था। वैसे हमारे दरमियान बड़े और छोटे वाला कोई अदब नहीं था, लेकिन कभी जब मैं उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा करता तो मैं उसे भगा ही देता था। वो चला गया था और मैं कपड़े प्रेस कर रहा था। कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने कपड़े एक तरफ रखे और मोबाइल उठा के बैठ गया। अभी तो अच्छा खासा टाइम था। मैंने सोचा कि बस आखिरी वक्त में ही कपड़े चेंज कर लूँगा, क्योंकि मैं नहाया हुआ पहले से ही था। इसीलिए दोबारा नहाने की ज़रूरत तो नहीं थी। और फिर आखिरकार मैंने कपड़े चेंज कर ही लिए। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों को अच्छे से सेट कर रहा था। मेरे बाल बड़े ही दिलकश थे। मेरे बरक्स अब्दुल्ला के बाल कर्ली थे। मैं हर वक्त उसे चिढ़ाता था और वो मुझे चिढ़ाता था। वो कहता, तुम्हारे झाड़ू जैसे सीधे बाल हैं, और मैं उसे चिढ़ाता कि तुम्हारे नूडल्स जैसे कर्ली बाल हैं। वो हमेशा ही हम ऐसे लड़ते झगड़ते रहते। तैयार होने के बाद मैं मोबाइल उठा के अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैंने पाँव में अफ़गानी चप्पल पहनी थी।
वो काले कलर के सूट के साथ बड़ी ही जच रही थी। मैं अम्मी के कमरे में गया तो वो कंघा कर रही थी। अभी मैं तो तैयार हो गया हूँ, आपने अभी तक तैयारी नहीं की। आप कह रही थी कि आधे घंटे के बाद जाना है। मैंने ये कहा तो अम्मी भी कहने लगी कि बेटा, बस मैं तो तैयार हो गई हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी 5-10 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। अम्मी ने कहा तो मैं हैरत में डूब गया। एक तो वो कह रही थी कि मैं तैयार भी हो गई हूँ और ऊपर से कह रही थी कि मुझे इंतज़ार भी करना पड़ेगा। मैंने उनसे ना पूछा, मगर फिर भी वो बताने लगी कि बेटा, तुम्हारे अब्बा चाय मांग रहे हैं, तुम बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं अभी उन्हें चाय बना के दे के आ रही हूँ, इसके बाद चलते हैं। अम्मी ने कहा तो मैंने उन्हें रोक दिया। आप यहीं पे रुके, मैं अब्बा को चाय बना देता हूँ। मैं जानता था कि अम्मी बहुत टाइम लगाएंगे और मुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं था। मैं उस हसीना को देखना चाहता था जिसे देखे हुए अब अच्छे खासे दिन हो गए थे। मैं किचन में आ चुका था। मैं अब्बा के लिए चाय बनाने लगा। मेरे हाथ की चाय वैसे ही सबसे मशहूर थी और मैं जानता था कि अब्बा को मेरे हाथ की चाय पसंद आ जाएगी। चाय बनाने के बाद आखिरकार मैंने चाय अब्बा के कमरे में पहुंचाई। अब्बा आज काम पे नहीं गए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और घर पे ही थे। अब्बा लकड़ी का काम करते थे जिससे हमारे घर का गुजर बसर होता था। वो लकड़ियों को मंगवा के उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा के आगे सप्लाई करते थे और ये एक बड़ा ही पुराने ज़माने का काम था। लेकिन अब तक अब्बा यही काम कर रहे थे, क्योंकि वो शुरू से ही यही काम करते आए थे। जब हम जवान हुए तो हमने उनसे कहा कि वो कोई दूसरा काम तलाश कर लें। ये काम अब पुराना हो गया है, कौन लकड़ियाँ इस्तेमाल करता है, हर जगह पे तो सुई गैस आ गया है। लेकिन अब्बा कहते थे कि अब भी कुछ लोग हैं जो लकड़ियों पे ही खाना वगैरह बनाते हैं और हर जगह सुई गैस थोड़ी आया है। वो अपनी मर्जी का काम कर रहे थे और हम उन्हें रोक बिल्कुल भी नहीं सकते थे। अब्बा को चाय देने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आया। अम्मी भी चादर पहन के तैयार खड़ी थी। मैंने बरामदे से बाइक निकाली और घर से बाहर ले गया। अम्मी मेरी बाइक के पीछे बैठी थी और हम चलते जा रहे थे। 6-7 मिनट के अंदर ही हम अमीन साहब के घर पहुंच गए। उनका घर था तो मोहल्ले में और वो हमसाए ही कहलाते थे, लेकिन उनका घर मोहल्ले के बिल्कुल आखिर में था और हमारा घर मोहल्ले के शुरू में। इसीलिए बाइक पर भी 5-6 मिनट लग गए थे। मैंने अम्मी को उनके दरवाजे पे खड़ा किया। वो अंदर चली गई थी और मैं बाहर ही रह गया था, क्योंकि अमीन साहब के साथ वाले घर में मर्दों का इंतज़ाम किया गया था। उसका गेट पूरा खुला हुआ था और सामने बैठे मर्द भी दिखाई दे रहे थे। मुझे बेइंतहा मायूसी का सामना हुआ। मैंने बाइक एक तरफ खड़ी की और उस घर के अंदर चला गया जहाँ पे मर्द दिखाई दे रहे थे। अब मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ से चला जाऊँ। मेरे तो आने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर सोचा कि आ गया हूँ तो इतना सब्र कर ही लेता हूँ। बस अम्मी को उठा के जाऊँगा। मिलाद शुरू हो गया था और मैं अभी तक खुद पे जबर किए बैठा था। अभी तक मैंने जाने के बारे में कोई बात नहीं सोची थी। हालांकि मैं इतना इंतज़ार नहीं कर पाता था और ना ही मैं इतनी देर एक जगह पे बैठ सकता था। अचानक से एक लड़के ने कहा कि तुम मेरे साथ अमीन साहब के घर चलो, वहां से सालन की देग उठानी है। जैसे ही उसने ये कहा तो मेरे वारे न्यारे हो गए। मैं तो फौरन से खड़ा हो गया। अब मैं उस लड़के के साथ अमीन साहब के घर आ गया। औरतें बरामदे में बैठी मीलाद पढ़ रही थीं और सहन में 2 देगे पड़ी थीं जो हमने मर्दाने में उठा के जानी थी। मैं इधर उधर देख रहा था कि कहीं मुझे अमीन साहब की बहू नजर आ जाए। और फिर मेरी खुशकिस्मती कि वो मुझे नजर आ गई। वो बरामदे से निकल के हमारी तरफ आ रही थी। शायद उसने कोई बात करनी थी। वो लड़का भी उसका देवर ही था। वो हमारी तरफ आई और कहने लगी कि आप ये देगे ले जाएं और इसके बाद हमें रोटियां ला दें। रोटियां यहाँ पे अभी तक नहीं आई। वो अपने देवर से बात कर रही थी, लेकिन मैं उसे इतना गौर से देख रहा था और इतने गौर से उसकी बात सुन रहा था कि जैसे वो मुझसे बात कर रही हो। उससे तो मेरी तरफ देखा भी नहीं था। लाल रंग के सूट में मलबूस वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अपनी शादी से भी ज़्यादा। अब मैं फ़र्क नहीं कर पा रहा था कि वो शादी वाले दिन ज़्यादा खूबसूरत लगी या आज लाल रंग की शलवार कमीज़ में। वह आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। होठों पे लाल रंग की लिपस्टिक तो इतनी हसीन लग रही थी कि दिल चाह रहा था उसके होठों को छू के देखूं। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। वह हर वक्त मुस्कुराती ही रहती थी। उसका देवर उसके सवालों का जवाब दे रहा था और मैं अपने आने का मकसद पूरा कर रहा था। आखिरकार हम एक देग उठा के दूसरे घर में ले आए। अब हम दोबारा से जा रहे थे, मगर दोबारा वो मुझे कहीं पे भी नजर ना आई। ना जाने वो कहाँ चली गई थी, या फिर मिलाद में औरतों के साथ बैठ गई थी, इसीलिए ये मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। हमने दूसरी देग उठाई और फिर से मर्दाने में पहुंचा दी। अब यहाँ से रोटियां औरतों में पहुंचानी थी। मैंने उस लड़के से कहा तुम बैठ जाओ, मैं रोटियां दे आता हूँ। तो वो बैठ गया। हालांकि उसका अपना घर था। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि क्यों मैं बार बार वहाँ जाना चाह रहा हूँ,
लेकिन फिर भी मैंने अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रखा। रोटियां उठा के औरतों वाली जगह पे आ गया। मैं घर के अंदर दाखिल हो गया तो सहन में कोई औरत नहीं थी, सिर्फ बच्चे खेल रहे थे और मीलाद बड़े बरामदे में हो रहा था। मैं सहन में आके इधर उधर देख रहा था कि कहीं पे मुझे मलाइका नजर आए और मैं उससे कहूँ कि मुझसे रोटियां ले ले। अचानक मैंने देखा कि वो कालीन से उठ के आ रही है। शायद उसने मुझे देख लिया था कि मैं रोटियां लेके आया हूँ। मेरे हाथ में 2 शॉपर थे। अभी अभी होटल से रोटियां बन के आई थी। मैं खुश हो गया। वो मेरे पास आ रही थी और ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात थी। मेरी खुशकिस्मती कि उसने जब मेरे हाथ से रोटियां ली तो मेरा हाथ भी उससे टच हुआ। मैं उसे देखे जा रहा था। आखिर में उसने शुक्रिया अदा किया और मुझे जाने का कह दिया, मगर मेरे कदम वहां से हिल नहीं पा रहे थे। मैं कैसे वहां से हिलता? मैं उसकी काली आंखों में झांकने जा रहा था। दिल नहीं चाह रहा था कि इधर उधर देखूं। भाई साहब, आप चले जाएं, औरतों की जगह है, यहाँ पे मर्दों का आना ठीक नहीं है। जैसे ही उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज में मुझसे कहा तो मैं होशो हवास की दुनिया में वापस आ गया। उसने मुझे भाई साहब कहा था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा, लेकिन यहाँ पे मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकता था। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ला दूंगा। मैंने नज़र झुका के कहा था। अब मैं उससे बातचीत बढ़ाना चाह रहा था, मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। बस हल्का सा नफ़ी में सर हिला दिया। वो तो मुझसे बोली भी नहीं थी। और फिर रोटियों की शॉपर उठा के किचन की तरफ चल दी। अब भी मैं वहीं पे खड़ा था। वो ठुमक ठुमक के चलती जा रही थी। पाँव में उसने हील पहन रखी थी। कद उसका नॉर्मल था, लेकिन हील की वजह से थोड़ा ज़्यादा ऊंचा लग रहा था। जब तक वो किचन में चली नहीं गई, मैं वहीं से खड़ा उसे देखता रहा। मैंने सोचा उससे बातचीत बढ़ाऊंगा और फिर मैं अमीन साहब के घर से बाहर निकल आया और मर्दान खाने में जाके बैठ गया। वक्त गुजरता जा रहा था और आखिरकार मीलाद अपने इख्तिताम को पहुंच गया। असर के करीब ही मीलाद ख़त्म हुआ था और इसके बाद खाना खाया गया। हालांकि अभी तक शायद औरतों ने खाना नहीं खाया था। वहाँ मीलाद भी लेट ख़त्म हुआ था, इसीलिए मैं यहीं पर रुका हुआ था। मर्द चले गए थे, बस करीबी करीबी लोग थे जिनके घर उसी गली में थे, वहीं रुके हुए थे। शायद उन्होंने भी अपनी औरतों को लेके जाना था। मैं अम्मी का इंतज़ार कर रहा था, मैं अंदर नहीं जा सकता था। सारे मर्द गली पे ही खड़े थे। मेरा दिल मचल रहा था, दिल चाह रहा था कि अंदर जाके देखूं, लेकिन अब कोई चांस नहीं था। और मैंने सोच लिया था कि मैं उस हसीना को अब किस तरह से देखूंगा। अमीन साहब के घर के बाईं तरफ जो घर था, वहाँ पे मेरा अजीज़ दोस्त अली रहता था और अक्सर वो मुझसे कहता था कि मेरे घर आ जाओ। उसके घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ ही रहती थी। वो अक्सर मुझसे कहता रहता कि हमारे घर मिलके पढ़ाई करते हैं, छत पे सुकून ही सुकून होता है, हम इकट्ठे पढ़ाई करेंगे तो हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे। मैं हमेशा उसे टाल देता था क्योंकि मुझे किसी के घर में जाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मैंने बहुत लंबे प्लान बना लिए थे और आखिरकार जब अम्मी बाहर आई तो मैंने अम्मी को बाइक पे बिठाया और घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही मैं अपने कमरे में चला गया क्योंकि मैं अली को कॉल मिलाने वाला था। वैसे भी कुछ दिनों से हमारे पेपर्स शुरू होने वाले थे। मैंने यही सोचा था कि मैं अली से कहूँगा कि मैं उसके घर आकर पढ़ाई करूँगा। मैं उसका नंबर डायल कर रहा था, मगर वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने उसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दिया कि कल दोपहर को मैं तुम्हारे घर पढ़ाई करने के लिए आऊँगा। वो ऑनलाइन नहीं था, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया और अब मुझे उसके जवाब का इंतज़ार था। रात के करीब जब मैंने दोबारा से मोबाइल का डेटा ऑन किया और देखा तो अली का मैसेज आया हुआ था कि मोस्ट वेलकम। वो हमेशा ऐसे ही कहता था। मुझे उम्मीद थी कि वो ऐसा ही कहेगा, लेकिन फिर भी उसके जवाब का इंतज़ार था। जवाब अब आ चुका था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट अलहदा नहीं हो रही थी। ना जाने क्यों मुझे एक शादीशुदा औरत से इश्क होने लगा था। अब की बार मैंने उसे सिर्फ 1-2 मरतबा ही देखा था, लेकिन फिर भी उससे पहले से ज़्यादा दिल हार बैठा था। वाकई में वो इतनी हसीन थी कि दिल नहीं चाहता था कि बंदा उसके अलावा इधर उधर देखे। हमारे मोहल्ले में और भी बड़ी खूबसूरत लड़कियां थीं, जो थी भी कवारी और पढ़ रही थीं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनकी तरफ देखूं। मैंने कभी उन्हें निगाह भर के भी नहीं देखा था, मगर मलाइका मुझे इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत लगी थी कि मैं उसके अलावा कहीं और देख ही नहीं सकता था। हालांकि वो शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दिल चाहता था कि बस उसे देखता रहूं। अगर वो शादीशुदा ना होती तो शायद मैं अब तक उससे शादी भी कर चुका होता, लेकिन अब तो कोई चांस नहीं था। मगर फिर भी दिल नहीं चाहता था कि उसके अलावा किसी और को देखूं। दिल तो दिल होता है, और दिल भला किसकी सुनता है। मेरा दिल भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। अब बस यही जिद कर रहा था कि बार बार मैं मलाइका के हसीन और मासूम चेहरे को देखूं। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा।
میں نے پڑھائی بھی نہیں کی تھی اور میں نے علی کو دوبارہ سے میسج بھی کر دیا تھا کہ میں دوپہر میں آ جاؤں گا۔ اسے کہہ دیا تھا کہ تم ضرور آنا، میں تو تمہیں ہمیشہ ہی کہتا تھا، لیکن تم میری بات نہیں سنتے تھے۔ اور پھر آخر کار صبح بھی ہو گئی۔ صبح سویرے میں نے یونیورسٹی کی راہ لی۔ آج ہم نے سلپ لینے کے لیے جانا تھا۔ 3 دن بعد ہمارے پیپر شروع ہونے والے تھے اور آج میں آخری مرتبہ ہی یونیورسٹی جا رہا تھا کلاس لینے کے لیے۔ اس کے علاوہ تو ہم نے پیپر دینے کے لیے ہی جانا تھا اور 3 دن ہم نے گھر پہ رہ کے پڑھائی کرنی تھی۔ اس کے بعد ہفتے کے دن سے ہم نے پیپر دینے کے لیے جانا تھا۔ علی مجھے یونیورسٹی میں مل گیا۔ ہم دونوں نے بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈسکس بھی کر لی تھیں۔ وہ کتابی کیڑا تھا، میں بھی پڑھائی میں کسی سے کم نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے ملائکہ کو دیکھا تو میں نے کتاب اٹھائی ہی نہیں، بس اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا، وہ بھی اپنے تصور کی آنکھ سے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اسے جو بھی بات کہی تھی وہ میرے ذہن پہ نقش ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں تو اور کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اور آخر کار یونیورسٹی کی ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد میں بائک پہ گھر آ گیا۔ میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور فریش ہو کے بیگ اٹھا کے دوبارہ سے جانے لگا تو ابا نے مجھے روک لیا۔ ابا بھی ابھی واپس آئے تھے اور اب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں اس وقت کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے بھی ابا سے کہہ دیا کہ ابا میں اور علی مل کے پڑھائی کرنے والے ہیں، میں وہیں پہ جا رہا ہوں اور شام کو واپس آؤں گا، آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ ابا نے میری بات سنی تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا ایسے ہی دل لگا کے پڑھائی کرتے رہو۔ میں پڑھ تو نہیں پایا اسی لیے میری نوکری نہیں لگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی نوکری لگ جائے تاکہ تمہیں اتنی زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ ابا مجھے لمبے لمبے لیکچر دینے کے موڈ میں تھے جو میرا سننے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ میں نے بس ابا سے یہی کہا کہ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، تو ابا نے بھی مجھے پیچھے سے نہ روکا۔ میں بائک گھر سے باہر نکال لایا تھا، پھر تھوڑی ہی دیر میں علی کے گھر کے باہر موجود تھا۔ میں دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور پھر جب اس نے دروازہ کھولا تو مجھ پہ غصہ کرنے لگا کہ تم دروازہ کیوں بجا رہے تھے؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ میرے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہوتا جو پردہ کرے، صرف امی ہیں، تم آ جاؤ گھر کے اندر اور آئندہ بھی آ جانا، کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری قسمت کہ وہاں پہ ملائکہ موجود تھی۔ وہ علی کی امی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ملائکہ کے ساتھ اس کی بڑی نند بھی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی اٹھایا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک نگاہ مجھ پہ ڈالی اور اس کی ایک نگاہ سے مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ مجھے پہچان گئی ہے۔ میں وہی ہوں جو کل روٹیاں دینے کے لیے آیا تھا۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ سے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں اور علی سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ آ گئے۔ چھت پہ پہنچتے ہی علی نے کہا کہ میں اپنا بیگ اور دوسرا سامان لے کے آتا ہوں، تم یہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ چھت پہ 1-2 چارپائیاں بھی پڑی تھیں اور کرسی بھی پڑی تھی۔ میں نے اپنا سامان اور چارپائی پہ رکھا اور دیوار کی طرف آ گیا۔ میں علی کے گھر کے اندر جھانکنے لگا۔ مجھے صحن میں بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے موتیوں جیسے دانت چمک رہے تھے۔ وہ شادی شدہ عورت ہو کے مجھے اتنا دیوانہ کر چکی تھی کہ مجھے اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ میں اسے دیکھتے جا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی اسے دیکھتے دیکھتے گزر جائے گی۔ میں اسے حاصل تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ شادی شدہ تھی، لیکن میں اسے دیکھ تو سکتا تھا۔ دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی۔ علی کے آنے سے پہلے میں جلدی جلدی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میں اس کے سامنے بھی عزت رکھنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھچھورا انسان نہ سمجھ لے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اب مجھے کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتی۔ کبھی وہ گلی میں کسی کے گھر جا رہی ہوتی تو کبھی بازار میں دکھائی دے دیتی، کبھی علی کی امی کے گھر آئی ہوتی۔ دراصل علی کا گھر ان کے گھر کے بالکل ساتھ تھا اور وہ اکثر کچھ لینے یا دینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب وہ اس محلے میں گھلتی ملتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ اس لیے باہر نہیں نکلتی تھی کیونکہ وہ یہاں نئی نئی آئی تھی، لیکن اب تو وہ پرانی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کو پورے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ پیٹ سے بھی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میرے سارے ارمانوں پہ پانی پھر گیا۔ نہ جانے مجھے اچھا کیوں نہیں لگا تھا۔ حالانکہ وہ شادی شدہ تھی تو اس نے امید سے تو ہونا ہی تھا، لیکن پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور میں اس معاملے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اپنے دل پہ کیسے کنٹرول کرتا؟ دل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے، حالانکہ وہ بیوی بھی اسی انسان کی تھی جس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن پھر بھی میرا دل سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ اس دن میں چڑچڑا ہو گیا جس دن امی نے مجھے بتایا۔ امی نے مجھے تو نہیں بتایا تھا، ابا کو بتایا تھا، میں بھی ساتھ میں بیٹھا تھا اس لیے میں نے بھی سن لیا۔
जैसे ही उन्होंने ये कहा कि अमीन साहब की बहू उम्मीद से है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि शादी को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और इस दौरान अगर बच्चा हो जाए तो बड़ा ही फ़ायदा होता है, वरना बाद में हज़ारों मसले हो जाते हैं। अम्मी ने अपने अंदाज में आम से लहजे में बात की और अब्बा ने भी बस एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। लेकिन मैं ये बात अपने दिल पे लेकर बैठ गया। आज इतवार का दिन था। मैं इतवार के दिन अली के घर नहीं जाता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज चला जाता हूँ। मेरा दिल मचल रहा था कि मैं मलाइका को देखूं। जिस दिन वो मुझे गली में या अली के घर दिखाई नहीं देती थी, तो मैं छत से उन्हीं के घर झांकना शुरू कर देता था। मैंने बाइक निकाली और अली के दरवाजे में पहुंच गया। अली के दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ था। ना जाने वो कहाँ गया था। उसने मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया था और इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। जब मैंने इतवार के दिन आना ही नहीं होता, तो फिर उसको बताने की क्या ज़रूरत थी। मैं वापस लौटने ही लगा कि अमीन साहब के घर का दरवाज़ा खुला और मलाइका बाहर आती दिखाई दी। उसके चेहरे पे कोई नकाब नहीं था, हालांकि वो जब भी गली में निकलती तो नकाब करके निकलती थी। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं उसकी तरफ चल दिया। मैंने सोचा कि इसी बहाने उससे थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ। मैं उससे पूछने लगा कि ये लोग कहाँ गए हैं, तो उसने नज़रें झुका के कहा कि रज़िया खाला की तबीयत ठीक नहीं थी। अली भाई उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। मैं भी उन्हीं की खैरियत मालूम करने के लिए आ रही थी, लेकिन शायद लगता है अभी तक वो वापस नहीं आए। उसकी आवाज़ सुन के तो मैं पागल ही हो गया। वो जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा उसकी आवाज़ खूबसूरत थी। उसकी रसीली आवाज़ मेरे कानों में रस खोल रही थी। वहाँ से जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। वो भी जवाब देने लगी और मैं खुश होता जा रहा था। फिर आखिरकार वो अपने घर चली गई और मैंने भी अपने घर की राह ली। ना जाने ये सब कब तक चलना था। अब मैं इस चूहे बिल्ली के खेल से थक चुका था। मैंने सोचा कि अब मैं डायरेक्ट मलाइका से बात किया करूँगा। इधर उधर उसे देखूंगा नहीं, बल्कि उससे मरासिम बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैंने अपना नंबर एक पर्ची पे लिख लिया। मैंने सोचा कि जब कल मैं अली के घर पढ़ने के लिए जाऊंगा तो नंबर मलाइका के पास फेंक दूंगा। वो सहन में बैठी हुई दिखाई देती थी। उस वक्त उनके घर में धूप होती थी और सर्दियों में वो धूप लगवाने के लिए ही सहन में बैठी होती थी। अब मुझे अगले दिन का इंतज़ार था और बड़ी जल्दी ही अगला दिन आ गया। वक्त तो बस पर लगा के उड़ता ही जा रहा था। कुछ होश नहीं था कि दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। अगले दिन जब मैं गया तो अली की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे कुछ देर उनके पास बैठना पड़ा। अली भी उनकी खिदमत में लगा हुआ था। अली ने मुझसे कहा, तुम जाओ छत पे पढ़ाई करो, मैं तो अम्मी के पास हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। मैं पिछले कई माह से उनके घर बैठने के लिए आ रहा था। भले ही मैं हफ्ते में कभी कभार नहीं भी आता था, लेकिन ये एक मामूल ही था कि मैंने आना है और किसी ने इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं लगाया था। अली की वालदा बड़ी अच्छी थी। वो समझ गई थी कि हमारे घर में छत नहीं, इसलिए मुझे पढ़ने में मुश्किल होती है और हम छत पे बैठ के सुकून से पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं था। बल्कि जब भी मैं आता था तो वो मुझे बड़ा ही प्यार करती थी और चाय भी बना के देती थी। मगर आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अली भी छत पे नहीं आने वाला था। इसके अलावा मैं और क्या ही चाहता था। ये तो मेरी खुश नसीबी थी कि वो आज छत पे नहीं आने वाला। मैं बड़े आराम से मलाइका को देख सकता था। पहले पहल जब अली होता था तो मैं बड़ी मुश्किल से मलाइका का दीदार कर पाता था, क्योंकि मुझे अली को जवाब देना पड़ता था कि मैं इधर उधर क्यों झांक रहा हूँ। मैं छत पे पहुंचा और बैग रख के फौरन से अमीन साहब के घर की दीवार की तरफ भागा। मैं अब उनके घर के अंदर देख रहा था। उनके जहन में कोई भी नहीं था, ना मलाइका और ना ही कोई और। मैं मायूस होकर लौटने ही लगा कि अचानक से किचन का दरवाज़ा खुला और मलाइका बाहर आती दिखाई दी। उसे अचानक से ऊपर देखा तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई तो मेरा दिल पाक पाक हो गया। मैं तो समझा शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन उसने तो बस ऐसे ही मुस्कुराहट उछाल दी, क्योंकि हम में 2-4 मर्तबा बात हो गई थी और वो हमेशा मुझे भाई ही कहती थी। वो इस लिहाज से ही मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुरा के वहाँ से जाने लगी तो मैंने उसे हाथ के इशारे से रोक लिया। वो अजब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। घर में और कोई भी नहीं था। मैंने उसे अपनी तरफ बुलाया कि तुम अपनी छत पे आ जाओ, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपनी छत पे आ गई। अब हमें ज़्यादा फासला नहीं था, मगर इतना करीब भी नहीं था कि मैं उसके हाथ में पर्ची दे सकता। मैंने पर्ची उसकी तरफ फेंकी और कॉल का इशारा किया तो वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी। वो बहुत ही सादा लड़की थी। मैंने उससे कहा कि ये पर्ची उठा लो, तुम्हारे पास मोबाइल है जिसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, हम रात को बात करेंगे। मैंने बड़ी जल्दी बात यहाँ तक पहुँचा दी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर बेतहाशा नागवारी आ गई। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। मैं तो समझा शायद वो मेरी बात सुन के खुश हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसके शौहर को देखा था। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था।
मुझसे तो बिल्कुल भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, और मैं समझता था कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और उसके साथ खुश नहीं होगी। लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे मेरी बात पसंद नहीं आई। इससे पहले कि मैं कुछ कहता या कोई जवाब देती, उसे पर्ची को फाड़ दिया और फिर गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की हरकत करने की? मैं कह रही हूँ, बाज आ जाओ। मुझे पहले भी महसूस होता था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मेरी ही सोच है, मगर मैं गलत थी। मैं अब भी तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। इस सब से बाज आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले मैं अपने शौहर को बताऊंगी, और इसके बाद मैं अली भाई से भी बात करूंगी कि उनका दोस्त कितना बुरा है। शर्म नहीं आती एक शादीशुदा लड़की पर डोरे डालते हुए? उसने एक ही सांस में मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुना दी थी कि मैं अपना सा मुँह लेके रह गया। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, मैं उसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं कह नहीं पाया, और इस मामले को मैंने अगली दफ़ा के लिए छोड़ दिया। अगली 1-2 बार जब मेरी उससे मुलाकात हुई, हम आमने-सामने हुए, तो मैंने उससे यही कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ लगा दिया। मैं गली में मौजूद था और अब थप्पड़ भी खा चुका था। उसने और कुछ नहीं कहा, बस थप्पड़ मार के चली गई, जिसका यही मतलब था कि मैं बिल्कुल भी उसे हासिल नहीं कर सकता। मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था। मैं तो उसके साथ वक़्त गुज़ारना चाहता था, उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन अब उसका कोई भी चांस नहीं था। लेकिन फिर भी मैं हमेशा उसे देखता रहता था। जब भी वो मुझे कहीं पे दिखाई देती तो मैं ठंडी आह भर के वहीं पे ठहर जाता और तब तक उसे देखता रहता, जब तक वो वहाँ से न जाती। अब मैंने अली के घर जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं अली के घर आके उनके सहन में ताक झाँक करता हूँ। इसलिए वो दोपहर से शाम तक सहन में ऐसे ही बाहर नहीं निकलती थी, बल्कि कमरों के अंदर ही रहती थी। इसलिए मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं था। अली भी मुझसे कहता था कि तुम क्यों नहीं आते? लेकिन मैंने उससे कहा कि बस अब मैं घर पे पढ़ाई कर लूँगा। वक़्त गुज़रता जा रहा था। जैसे-जैसे उसकी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे, वो मुझे कम ही दिखाई देती थी। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन अम्मी कह रही थी कि अमीन साहब की बहू को वो लोग हस्पताल लेके गए हैं। आज उनके यहाँ पोते की पैदाइश होनी है। वो लोग बड़े ही खुश हैं। कह रहे थे कि जैसे ही डिलीवरी के बाद वो बहू और पोतों को लेके घर आएगी तो सारे मोहल्ले में मिठाई तकसीम करवाएंगे। अमीन साहब बड़े ही अमीर थे और ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो सारे मोहल्ले में मिठाई तकसीम करवा भी सकते थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। सुबह सुबह मैंने अम्मी के मुंह से ये बात सुनी। ना जाने अम्मी को सारी खबरें कौन देता था। शायद ख़वातीन ऐसी ही होती हैं, छोटी छोटी खबर एक दूसरे को फ़ोन करके बता देती हैं। दोपहर के करीब ही जब मैं अपने कमरे में बैठा था कि मुझे बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं परेशान हो गया कि आखिर क्या हुआ है। मैं जल्दी जल्दी बाहर निकल आया तो अम्मी की आंखों में नमी थी। वो कह रही थी कि बड़ा ही बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्या हुआ है? वो ज़्यादा रो नहीं रही थी, मगर उनकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर परेशानी थी। लग रहा था कि शायद किसी पड़ोसी को कुछ हुआ है। मेरे पूछने पर अम्मी ने बताया कि अमीन साहब की बहू अल्लाह को प्यारी हो गई है। डिलीवरी के दौरान कुछ अजीब मसला हुआ कि बच्चा तो बच गया, लेकिन डॉक्टर मलाइका को नहीं बचा पाए। वो लोग घर वापस आ रहे हैं और फिर शाम को जनाजा भी है। जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरा दिल फटने को आ गया। वो मुझे पसंद थी और मैं तो उसे अभी तक मिल भी नहीं पाया था। ना ही मैं उसके साथ वक्त गुजार पाया और ना ही उसे अपने जज्बात से खुल के आगाह किया, और वो चली गई। मैं यही सोच सोच के पागल हो रहा था कि क्या उसकी ज़िंदगी इतनी सी थी? जो भी था, अब हो चुका था। मैं अपने कमरे में आया। मेरी आंखों में नमी थी जो मैंने हथेली की पुश्त से रगड़ कर साफ कर ली। मेरे दिल में उसके लिए आज भी उतनी ही मोहब्बत थी जितनी पहले दिन, लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर पाया था। अब फिर सारा दिन मैं अपने घर पे ही बैठा रहा। शाम को मैं उसके जनाजे पे गया। अब्बा और अब्दुल्ला भी मेरे साथ ही थे। मैं कोई ख़ास मोहब्बत नहीं करता था, बस उसे हासिल करना चाहता था। जब मैं उसके जनाजे में गया तो दिल मचला के एक मर्तबा उसका चेहरा देखूं, लेकिन गैर मर्दों को मैयत का चेहरा देखने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं पीछे ही खड़ा था। दिल मचल रहा था कि एक मर्तबा उस हसीन औरत की गुर्बत नसीब हो जाती तो क्या हो जाता। मेरे तो वारे न्यारे हो जाते और फिर उसे दफना दिया गया। दुआ वगैरह करने के बाद सब लोग वापस आ गए। मैं भी घर वापस आ गया, मगर घर आके मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मगरिब की अजान का वक्त था और मैंने सोच लिया कि मैं आधी रात को कब्रिस्तान जाऊंगा। मैं उसे ज़िंदा तो हासिल नहीं कर पाया, मगर मैं उसे मरने के बाद तो हासिल कर सकता था। अब तो वो भी मुझे नहीं रोक सकती थी। मैंने यही इरादा बना लिया।
अम्मी खाना लेके आईं तो मैंने खाना भी ना खाया। मेरा खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा था, बस दिल चाह रहा था कि कब रात हो और कब मैं कब्रिस्तान की तरफ जाऊँ। वक़्त गुज़रता जा रहा था और आखिरकार रात के 11:30 बजे मैं बिस्तर से उठा और अलमारी से कोट निकाल के पहन लिया। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मुझे तो कब्रिस्तान में जाना था। वहाँ पे तो दरख्त ही बहुत ज़्यादा थे और मैं हर वक़्त हवाएँ चलती रहती। ना जाने मेरे अंदर इतना जिगरा कहाँ से आ गया कि मैं आधी रात को कब्रिस्तान के लिए रवाना हो रहा था। ये सब दिल की वजह से ही हुआ था। मैं दिल के हाथों मजबूर होके अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैंने सोचा कि बाइक पे नहीं जाता, बाइक की वजह से सारे मोहल्ले में शोर होगा। मैं पैदल ही जाता हूँ, भले ही मुझे पैदल जाने में आधा घंटा लगना था, लेकिन फिर भी मैंने पैदल जाने को तरजीह दी। रात के अंधेरे में ठंडी सुनसान सड़कों पे मैं चलता जा रहा था। मेरा जिगरा इतना हो गया था कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से भी मुझे खौफ महसूस नहीं हो रहा था। मैं बस सीधी सड़क पे चलता जा रहा था। चलते चलते आखिरकार मैं कब्रिस्तान के अहाते में पहुंच गया। लेकिन मलाइका की कब्र तो कब्रिस्तान के बीचों बीच थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान में पहला कदम रखा तो मेरी रूह लरज़ गई। वो एक लम्हा था जब मुझे खौफ महसूस होने लगा कि मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं क्या करने लगा हूँ। लेकिन फिर भी मैं ख्वाहिश के हाथों मजबूर होके कब्रिस्तान में चलता जा रहा था। खुश्क पत्ते नीचे गिरे हुए थे जिन पे मेरा पाँव आता तो एक अजीब आवाज़ पैदा करते। हवाओं की आवाज़ मुझे अपने कानों में महसूस हो रही थी। मेरे कानों में सीटियाँ बज रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और टाइम भी अच्छा खासा हो गया था। मैंने मोबाइल की लाइट जला ली क्योंकि लाइट के बगैर तो मुझे कब्रिस्तान के अंदर कुछ नज़र ही नहीं आना था। सड़क पर तो फिर भी कुछ न कुछ रोशनी थी। कुछ घरों की लाइटें जल रही थीं और चाँद भी दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर आसमान थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा था। दरख्त बहुत ज़्यादा थे और अंधेरा भी बाहर की निस्बत ज़्यादा था। अचानक से मेरा पाँव एक गड्ढे में चला गया और मैं ज़मीन पर ढह गया। वो कब्र ज़मीन में धंसी हुई थी, जिसमें अब मेरा पाँव जा चुका था। वहीं पे मुझे बड़ा खौफ महसूस हुआ। मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकला और पीछे होकर खड़ा हो गया। मैं अब खुद को कोसने लगा कि क्या मैं अंधा हो गया हूँ? मैं देख के नहीं चल सकता? मैं मलाइका के ख्वाबों में इतना खोया हुआ था कि मैंने रास्ता भी सही तरीके से नहीं देखा था। मैं दोबारा से चलने लगा और आखिरकार मैं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गया। मैंने ज़मीन खोदने के लिए खुदाली भी पकड़ी हुई थी, जिसे मैंने अपने साथ ज़मीन पे रख लिया। मैंने गौर से देखा तो वो मलाइका की ही कब्र थी, जो अभी तक गीली थी और उस पे फूल भी डले हुए थे, जो उसके घर वाले डाल के गए थे। मैंने इधर-उधर देखा तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, मगर बहुत दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने उसी वक़्त ही ज़मीन से खुदाली उठा ली और कब्र खोदना शुरू कर दी। अभी मैंने थोड़ी बहुत मिट्टी उठाई थी कि अचानक से खौफ़नाक चीख सुनाई दी, तो मेरे हाथ से खुदाली ज़मीन पे गिर गई। मैं थर-थर काँपने लगा था। मैं इधर-उधर देख रहा था, अभी तो मैंने थोड़ी-सी कब्र खोदी थी और मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा था और ये चीख कहीं से नहीं आई थी, बस ये मेरे दिमाग की वजह से ही था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी चीखने की आवाज़ें आएँगी, मगर कोई आवाज़ नहीं आई थी। ये मेरा खौफ था जो अब बाहर निकल रहा था। मैंने दोबारा हिम्मत की और खुदाली उठा के ज़मीन खोदने लगा। अभी मैं खोद ही रहा था कि अचानक से मैंने महसूस किया कि किसी के कदमों की आवाज़ आई है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मैं दोबारा से अपने काम पे लग गया। अगले ही लम्हे मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया है। उसी वक़्त मेरे गले से एक दिल-ख़राश चीख निकली और मैंने खुदाली वहीं फेंकी और भागना शुरू कर दिया। मैं भागता जा रहा था, मेरा सारा जिस्म सर्दी के बावजूद पसीने से शराबूर था। इतना ज़्यादा खौफ था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। ये सब मेरी इमेजिनेशन थी जिसने मुझे भागने पे मजबूर कर दिया। ना ही किसी ने मेरे गले पे हाथ रखा था और ना ही कोई आवाज़ आई थी और ना ही कोई मेरी तरफ बढ़ा था। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गया था। भागते-भागते आखिरकार मैंने घर पे ब्रेक लगाई। मैं अपने कमरे में आ चुका था। मैंने खिड़कियाँ, दरवाज़े बंद कर दिए। मैं लिहाफ़ में दुबका बैठा था। दिल धक-धक कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी सीने से बाहर निकल आएगा। आँखों से आँसू बहते जा रहे थे। और पसीना था कि जिससे कपड़े भी गीले हो रहे थे। मेरा साँस फूला हुआ था। एक तो मैं इतना ज़्यादा भाग के आया और दूसरा खौफ मेरे अंदर सरायत कर गया था। किसी चीज़ का कोई होश नहीं था, सर में भी दर्द होने लगा। 2-3 घंटे तो मैं इसी हालत में बैठा रहा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं नॉर्मल हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करने लगा था? मैं बहुत ही गलत करने लगा था, ये तो सरासर गुनाह था। शुक्र है कि मैं इससे बच गया। गुनाह तो वो भी था कि मैं ज़िंदा मलाइका के साथ वो सब करता जो मैं करना चाहता था, जो उसने नहीं करने दिया। लेकिन अब मैं मुर्दा के साथ वो सब करने वाला था, इसलिए मेरे अंदर इतना ज़्यादा खौफ भर गया। मैंने उसी वक़्त खुद को समझाया कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचूँगा।
मैं उठा बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से वापस आया, जाए नमाज बिछा के खड़ा हो गया। मैं वज़ू करके आया था। मैंने शुक्राने के नवाफिल पढ़े कि शुक्र है मैं इस गंदे काम में कामयाब न हुआ जिसे करने के लिए थोड़ी देर पहले मैं मचल रहा था। मैं दुआएं मांग रहा था। नवाफिल अदा करने के बाद भी मैं जाए नमाज पे बैठ गया। मैं तहज्जुद तो नहीं पढ़ सकता था क्योंकि मैं सोया नहीं था, और सोए बगैर तो तहज्जुद की नमाज अदा नहीं होती। इसलिए मैंने बस ऐसे ही नवाफ़िल अदा कर दिए, और इसके बाद दुआएँ माँगने के बाद अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी और बिस्तर पे आ गया। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह की आज़ानें हुई तो मैं दोबारा से वज़ू करके जाए नमाज़ पे खड़ा हो गया। उस एक वाक़ये ने मुझे अंदर से मुकम्मल तौर पे बदल दिया। सुबह भी सब घरवाले पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या मसला है? तो मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था, मैं सारा दिन अपने कमरे में ही रहा, और फिर 3-4 दिन यूँ ही गुज़र गए। मैं कमरे से कम ही निकलता था। जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ रहा था, मैं भी ये सब भुलाने लगा, और फिर 3 माह का अरसा भी मुकम्मल हो गया। 3 माह बाद अम्मी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे मामू की बेटी से कर दिया है। वो चाह रहे हैं कि निकाह सादगी से किया जाए। मेरे मामू की तबीयत ठीक नहीं थी। वो चाह रहे थे कि वो अपनी ज़िंदगी में बेटी का निकाह कर दें। मैंने अम्मी से कह दिया कि जैसे आपकी मर्ज़ी, और फिर अगले ही जुम्मा मेरा नाइला के साथ निकाह हो गया। वो वाक़ई में एक अच्छी लड़की थी, जिसने मुझे मुकम्मल तौर पे सँभाल लिया था। उसके आने के बाद तो मैंने मलाइका की यादों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया, और मैं हज़ारों मर्तबा तौबा भी कर चुका था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था। भले ही मैं आगे बढ़ गया था, मगर मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि अगर उस दिन मैं कामयाब हो जाता, तो मेरा क्या होता? इसमें कोई शक नहीं कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होता, लेकिन शुक्र कि मैं इस सब से बच गया था।